Hello everyone. Today we are starting the new chapter in our class 10. Chapter 4 Making of the Global World. तो ये ग्लोबल वर्ल्ड आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा ग्लोबलाइजेशन और आपको ये लगता होगा ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है 50 साल पहले ही एग्जिस्टेंस में आया है, पर ऐसा नहीं है। ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड इतिहास में बहुत पुराना है। हाँ, इसे प्रॉपर स्पेसिफिक वर्ड ग्लोबलाइजेशन के नाम से नहीं जाना जाता था, क्योंकि उससे पहले जो लोग थे वो इंटरलिंक थे। ट्रेड, कॉमर्स, व्यापार, से बहुत सी चीज़ों से हम इंटरलिंक थे। इतिहास में पहले लोग ट्रेड किया करते थे, कई माइग्रेशन लोग पीपल्स थे, कुछ लोग माइग्रेट करते थे वर्क के तलाश में, कुछ नॉलेज की तलाश में, कुछ अपने जीवन को सुधारने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कुछ पूंजीवादी लोग थे जो पैसा लगाने के लिए, जिनका संपत्ति बहुत थी और वो पैसा लगाने के लिए पैसा लगाने की तलाश में आगे जाया करते थे। ये एक ऐसा फेज था जिसमें वर्ल्ड ने अपने नए चेंजेस को एक्सेप्ट किया। लोगों ने जाना कि ग्लोबलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ये ग्लोबलाइजेशन हमें देश जो हमारे पूरी पृथ्वी है उसको आपस में जोड़ता है, चाहे वो उस माध्यम कोई सा भी हो, चाहे नॉलेज लेने, ट्रेड लेने, कॉमर्स हो, ठीक है, या काम काज के कारण हो, किसी भी तरीके से हम एक दूसरे से लिंक हैं। और ये ह्यूमन सोसाइटी का इंटरलिंक होना, ये आज के समय की बात नहीं, 100 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी बात नहीं, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। लोग आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रैवलर्स हो, जिसके बारे में हम कई बार हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ट्रेडर्स हो, प्रीस्ट हो, पिलिग्रिम्स हो, ये सारे और भी बहुत से लोग हैं, जिसके कारण एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट लोग जाया करते थे। इनके जाने का नॉलेज था, नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करना, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को पूरा करना, या फिर अपने आप को उत्पीड़न या किसी दुर्व्यवहार का शिकार से बचाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और ये जाते समय ये लोग सिर्फ सामानों ही नहीं ले जाया करते थे, साथ में पैसा, अपनी वैल्यू, अपनी स्किल्स, अपना इन्वेंशन, ओके, यहाँ तक कि अपने जर्म्स और डिजीजेस को भी कैरी करके ले जाते थे, जिसके एग्जाम्पल हमें बहुत सी जगहों में देखने को मिलते हैं, खासकर 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में। आज से 5000 साल पहले, मतलब ईसा के जन्म से 3000 साल पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो भी लिंकअप था कोस्टल एरिया से, जिसे आज हम वेस्ट एशिया कहते हैं। वहाँ से ये व्यापार किया करता था। आज भी हमको उसके बहुत से एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाइना है, साउथ एशिया है, एशिया है, ये या फिर ईस्ट अफ्रीका है, ये आपस में कनेक्टेड थे और ये कनेक्शन उनके बीच में आज से नहीं सदियों पुराना है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है ये वर्ड है, ग्लोबल वर्ड कैसे बना, कैसे ग्लोबलाइजेशन आया। ओके स्टूडेंट, आइए हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड के बारे में जानें, क्योंकि ये भी ग्लोबलाइजेशन के समय से पहले की बात है। सिल्क रूट एक प्री मॉडर्न इरा से पहले आया हुआ रूट था जो ट्रेड और कल्चर को आपस में लिंक अप करता था। जिस तरीके से हमने सिल्क बताया है, सिल्क, चाइनीज सिल्क उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसका व्यापार हुआ करता था। जो वर्ल्ड के जाने माने जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जाकर के इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ओके, तो ये जो सिल्क रूट है, वैसे तो हिस्ट्री में बहुत से सिल्क रूट के बारे में बताया गया है जो वेल कनेक्टेड थे सी से और रोड से, हाँ, लैंड से भी कनेक्टेड थे। ये एकमात्र जो सिल्क रूट की बात जो हम कर रहे हैं वो एशिया से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को प्रॉपर लैंड और सी से जोड़ा करता था। ये सिल्क रूट हमें क्राइस्ट ईरा के पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले से की बात है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और 15th सेंचुरी तक इस सिल्क रूट एग्जिस्टेंस में था, जहाँ पे चाइना की फेमस पोएट्री वो हमको देखने को मिलती है।
इस सिल्क रूट का एक इम्पोर्टेंस ये भी था कि इस सिल्क रूट से सिर्फ व्यापारी नहीं होता था, कल्चर, नॉलेज, इन्वेंशन, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, उस सब को भी ये आपस में जुड़ा करता था। इंडिया में बना हुआ टेक्सटाइल और स्पाइसेस वर्ल्ड के कोने कोने में इसी रूट से जाया करते थे, और बदले में यूरोप से पाए जाने वाला गोल्ड और सिल्वर एशिया में आता था। ये एक इम्पॉर्टेंट लिंकअप था ट्रेड कल्चर का। ऐसा माना जाता है कि अर्ली मिशनरीज लोग एशिया में इसी रूट से आए हैं, और कुछ 100 साल पहले जो मुस्लिम पिक्चर्स हैं वो भी इसी रूट से एशिया में और बाकी देशों में पहुंचे होंगे। पर यह रूट उससे भी पुराना इसका पता चलता है कि इसी रूट से ही बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल गया, क्योंकि ये रूट बहुत से बड़े बड़े देशों को आपस में कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इस पार्ट के थर्ड टॉपिक जो है फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। ठीक है, तो जब ट्रेडर लोग ट्रेड करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे तो वो अपने साथ साथ अपने खाने को ले जाते थे। वे अनजाने में एक नए फसल को वहाँ बो देते जहाँ पे वो ट्रैवल करते या जहाँ पे वे रुकते। ऐसे रेडी टू ईट स्टफ्स यानी कि तुरंत बन जाने वाले खाने हमें आए दिन हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं, और हो सकता है ये उन्हीं ट्रैवलर्स के द्वारा हमारे देश में या हमारे माहौल में लाया गया हो। जैसे कि स्पैगेटी और नूडल्स। नूडल्स जो है वो चाइना से वेस्ट में गया और स्पैगेटी के नाम से जाना जाने लगा। वैसे अरब वालों ने हो सकता है पास्ता को 5th सेंचुरीज में सिलिया, जो कि इटली का आइलैंड समूह है, वहाँ पे ले गए, और आज हमें पास्ता इटली की देन लगती है। ऐसे ही बहुत से फूड आइटम्स इंडिया और जापान में भी इंट्रोड्यूस किए गए जो इंडिया अपना मानते हैं, लेकिन ये साथ लाया हुआ। हमने इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके कि जो खाने के आइटम्स हैं वो हमारे देश में आए हैं। जैसे समोसा है वो तुर्की लोग लेकर के आए थे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। जो कॉमन फूड्स हैं जैसे कि पोटैटो, सोया, मेज, ग्राउंडनट, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये 5th सेंचुरी के पहले इंडिया में नहीं थे। ये 5th सेंचुरी में इंडिया में आए क्योंकि उस समय ट्रैवलर्स लोग, ट्रेडर लोग बहुत बड़े पैमाने में इंडिया आया करते थे। ओके, तो जो पोटैटो है वो, और ये जो फूड आइटम्स बोला है वो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वे लेकर आए, और वो भी कब, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और ये अमेरिका के जो नेटिव रहने वाले लोग थे, जिसे हम अमेरिकन इंडियन के नाम से जानते हैं, उनके ये लोकल फूड्स थे, वे इनका ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करते थे। ओके, और मैं जो अमेरिका कह रहा हूँ मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स। ओके, तो ये न्यू क्रॉप्स था वो इतना इम्पॉर्टेंट था, इतना ज़रूरी हो गया था कई देशों के लिए, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, कि ये उनके लिए लाइफ और डेथ का सवाल हो गया था। फॉर एग्जांपल हम पोटैटो को ले लेते हैं। यूरोप में रहने वाले जो पुअर लोग हैं वे पोटैटो के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे। पोटैटो के आने से पहले, मतलब आलू के आने से पहले उनकी लाइफ बहुत बुरी थी, उनको खाने के आइटम्स नहीं मिला करते थे, वे ब्रेड पर ज़्यादा निर्भर थे। ठीक है, लेकिन पोटैटो के आने के बाद उन लोगों की लाइफ बदल गई, उन्हें भरपेट खाने को मिला। ये एक सस्ता फूड आइटम था जो ईजिली अवेलेबल था उनके लिए। आयरलैंड के जो पूरे स्पीशीज थे वो तो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि जब डिजीज़ ने पोटैटो की खेती को पूरी तरह बर्बाद कर दिया मिड 1840 में, तब कई 100,000 लोग मारे गए सिर्फ भूख मरने से। क्यों? क्योंकि खाने के लिए पोटैटो नहीं था। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो का हम लास्ट पार्ट कॉन्सिक्वेंस डिजीज एंड ट्रेड, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्री मॉडर्न एरा जो था
जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, वो 16th सेंचुरी तक आते आते बहुत ज़्यादा स्ट्रेक हो चुका था, बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका था। इसका मेन जो रीज़न है वो ये था कि सी रूट जो एशिया तक आता था, ऐसा रूट जिसे वास्को डी गामा ने इंडिया के लिए खोजा और चाइना तक और बाकी जो एशियन कंट्रीज है वहाँ का रास्ता लोगों के लिए खोल गया। इसके अलावा अमेरिका की खोज जो इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो घटना भी 16th सेंचुरी में घटी, जिसके कारण आज हम इस वर्ल्ड की 16th सेंचुरी में किसी भी कोने में जा सकते थे। इंडियन ओशन उस समय ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था, खासकर इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था जहाँ पे ट्रेड, कल्चर, नॉलेज, कस्टम, वेजिटेबल, हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती थी। यहाँ से बहुत सी चीज़ वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुँची इसी सी रूट से, इस नए सी रूट से। ओके, इसके अलावा अमेरिका जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक गुम देश था, जो पूरा अलग थलग एक कट ऑफ था वर्ल्ड के स्टेज से, वो खोजा जा चुका था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ये अमेरिका की खोज अपने साथ साथ बहुत बड़े वास्ट लैंड, अबंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स जो कि यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो लेकर के आई थी। वहाँ की सिल्वर माइंस जो पेरू और मैक्सिको में आज भी पाई जाती है, उसने यूरोप को बहुत ज़्यादा अमीर कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज के पास अब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा पैसा था, जो कि वो एशिया, इंडिया और चाइना में कर सकती थी। इसके अलावा कुछ लेजेंड स्प्रेड होने लगे, कुछ ऐसी कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ स्प्रेड होने लगी। उसमें से एक थी एल डोराडो। ऐसा माना जाता था कि एल डोराडो में सोने की खाने हैं और यूरोपियन कंट्री में होड़ मच गई, नक्शे बनने लगे, लोग घूमने लगे, जाने लगे, देखने लगे कि कहीं ना कहीं उनको एक सोने का खजाना मिल जाए। इसके अलावा अगर हम पोर्चुगीज और स्पेनिश कंट्रीज की बात करें, जब वे अमेरिका में आए तो अमेरिका में अपने साथ उन्होंने अमेरिका के नेटिव लोगों को मारने के लिए बड़े बड़े गन, वेपन्स और अपने साथ कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से गए ताकि वे कॉन्कर कर सके इस अमेरिका पर। उनका ये बड़ा हथियार एक जिसने पूरी तरीके से अमेरिकन लोग का सफाया कर दिया। ये कोई बंदूक नहीं था, ये कोई वेपन नहीं था, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं था, ये थी एक डिजीज़, एक जर्म जो अपने साथ यूरोपियन लेके आए। उनके पास वो इम्यूनिटी थी इस जर्म के लिए, लेकिन बेचारे अमेरिकन इंडियंस हैं, जो नेटिव्स हैं, उनके पास इनसे बचने की इम्यूनिटीज थी। वे थी स्मॉल पॉक्स। हाँ, एक स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ जो यूरोपियन अपने साथ लेकर गए और वो इतने तेज़ी से अमेरिका में फैला कि अमेरिका के बहुत से नेटिव लोग खाली स्मॉल पॉक्स से मारे जाने लगे। ये बीमारी दूर दूर तक फैलने लगी, ऐसी जगह में फैल गई जहाँ पे यूरोपियन पहले पहुँचे नहीं थे। ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने लगी। लोग बचने के लिए भागा करते और जहाँ भी वे भागते वहाँ पे ये डिजीज़ को घेर लेती या अपने साथ भी डिजीज़ को कैरी लेकर के साथ लेके चले जाते। तो ये इम्पॉर्टेंट वेपन था जिसके कारण स्पेनिश और पोर्चुगीज़ जीत गए। कोई इंसान आपका बंदूक छीन सकता है, आपका वेपन छीन सकता है और उसको चलाना सीख सकता है और उसको उसका इस्तेमाल आपके ऊपर कर सकता है, पर एक डिजीज़ ना तो कोई छीन सकता है ना तो उसका इस्तेमाल आपके ऊपर कर सकता है, क्योंकि यूरोपियन के पास ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर थी उस डिजीज़ से बचने के लिए और उनके पास दवाइयाँ भी थी इसके लिए। तो इस तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से जो अमेरिका के जो नेटिव लोग थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए, सारे मारे गए और यूरोपियन कंट्री का अमेरिका पर राज हो गया। उन्होंने पूरी तरह से अमेरिका पे कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बना लिया और वहाँ की जितनी भी धन संपदा थी, जितने भी रिसोर्सेज थे, उसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने लगे। 19th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी के आते आते तक यूरोप
पुअरेस्ट कंट्री में से एक था। वहाँ आए दिन भुखमरी, हंगर देखने को मिलता था। ओवर क्राउडेड सिटीज़, डिजीजेस, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वहाँ आए दिन की बात थी। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे यूरोप के। वे एक अच्छे जीवन की तलाश में अमेरिका जाने लगे और इस तरीके से अमेरिका पलने फूलने लगा। अमेरिका में काम करने के लिए जो स्लेव्स हैं वो अफ्रीका से लाते हैं। अफ्रीका में एक बड़ा स्लेव ट्रेड बन गया था, जहाँ से अफ्रीका में डार्क कॉन्टिनेंट में घुस के वहाँ के नेटिव लोगों को पकड़ा करते और उन्हें स्लेव ट्रेड में डाल दिया करते, उन्हें गुलाम करके ला करके अमेरिका में काम कराया करते। इंडिया से भी बहुत ज़्यादा स्लेव अमेरिका में जा करके काम करने लगे। 18वीं सेंचुरी में चाइना और इंडिया एक बड़ा स्टेज था ट्रेड के लिए। उस समय वहाँ पे व्यापार बहुत बड़े पैमाने में इंडिया और चाइना में हुआ करता था, पर इंडिया ऑलरेडी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में आ चुका था, तो इसका व्यापार का पूरा फायदा ब्रिटिशर लोगों को होता। लेकिन चाइना ने अपना मार्केट क्लोज कर दिया। उसके मार्केट क्लोज करने का कारण भी यही था कि वो इंडिया के हालात देख चुका था। वो नहीं चाहता था कि यूरोपियन कंट्री वहाँ पे आए, और इस तरह से उसका ट्रेड, उसने अपना ट्रेड यूरोपियन कंट्री के साथ करना बंद कर दिया और इसका परिणाम मिला यूरोपियन। जो ट्रेड सेंटर चाइना और इंडिया था वो धीरे धीरे कर सकते अमेरिका और यूरोप में जा रहा। अमेरिका की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका एक वर्ल्ड ट्रेड बन गया वेस्ट वर्ल्ड का, और यूरोप एक बिगेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमर्ज हुआ 18वीं सेंचुरी के बाद से। तो इस तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन, आप देख रहे हैं किस तरीके से आपस में चीज़ें जुड़ी हुई है, लिंक अप है। तो ये चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के तरफ पहुँचने लगी है। होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो या एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।